+1 क्लास के 16 चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 16.4। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ A and B are two mutually exclusive event of an experiment and if probability of A is equals to 0.65, if probability of A naught is equals to 0.65 and probability of A union B is equals to 0.65 and probability of B is equal to P, find the value of P। हमें इस P की वैल्यू निकालनी है। जो दो हमारे पास एक्सपेरिमेंट हैं A एंड B, वो दोनों के दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और हम ये जानते हैं कि अगर दो एक्सपेरिमेंट आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो दोनों की जो यूनियन रहेगी वो A और B की प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल रहेगी। तो सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, A की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्योंकि हमें जो प्रोबेबिलिटी गिवन है वो A नॉट की है। तो A की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को 1 में से हम माइनस करेंगे। हमारे पास वैल्यू आई 0.35। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B की वैल्यू P गिवन है। हमारा फॉर्मूला है कि दोनों का सम हम A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी के इक्वल रखेंगे। A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, 0.65, पहले हमने उसे लिखा। इक्वल में A की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.35 और B की गिवन है P। तो यहां से P की वैल्यू आई, इस 0.35 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो 0.65 में से 0.35 माइनस हुआ और हमारे पास आंसर आया 0.30। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड चेक कर लेते हैं। If A and B are mutually exclusive and exhaustive event such that probability of B is equal to twice of probability of A, probability of B हमें given है twice of probability of A, और जो इवेंट है हमारे पास वो दोनों हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि अगर दोनों एक ही एक्सपेरिमेंट में हम यूज करते हैं कंडीशन, तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी का सम रहता है वो 1 के इक्वल हो जाता है, क्योंकि A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 हो जाती है अगर हमारे पास जो इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। तो A की प्रोबेबिलिटी और B की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम हमने 1 के इक्वल लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ A को हमने एज इट इज लिखा रहने दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ B की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, इट्स ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A, उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी। दोनों में वेरिएबल सेम हो गया था इसलिए दोनों ऐड हो गए। 2 + 1 हमारे पास हो गया 3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 1। ये 3 जो न्यूमेरिकल नंबर था ये राइट हैंड साइड में गया डिवाइड में, तो A की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 1/3। इस प्रकार हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। A, B, C are 3 mutually exclusive and exhaustive events associated with a random experiment. Find probability of A given that probability of B it's equal to 3/2 probability of A and probability of C is equals to 1/2 and probability of B। यहाँ पर अगेन क्वेश्चन नंबर थर्ड की ही तरह हम कंडीशन यूज करेंगे। इवेंट हमारे पास 3 थे, सो इसलिए बना प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इक्वल टू 1। तीनों के सम को हमने 1 के इक्वल रखा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A को एज इट इज लिखा रहने दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ B की वैल्यू हमें गिवन थी, उसे वहां पुट कर दिया। C की भी हमें गिवन थी, वो भी हमने वैल्यू पुट कर दी। अब यहां से इन दोनों में क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉमन है तो 1 + 3/2 हमने ऐड किया, हमारे पास वैल्यू आई 5/2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ B की वैल्यू अगेन हमारे पास जो गिवन थी उसे हमने वहां पुट किया, तो ये बन गया 3/4। अगेन दोनों में से प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारे पास कॉमन आ गया। यहां से हमारे पास था 5/2 और यहां पर हमारे पास था 3/4। दोनों को हमने सम किया, हमारे पास वैल्यू आई 13/4 और इस प्रकार A की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 4/13। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। अब हम कार्ड्स के ऊपर आ चुके हैं।
अब कार्ड्स के क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी आइदर अ किंग ऑफ डायमंड और अ क्वीन ऑफ हार्ट। अब यहाँ पर आपने एक चीज याद रखनी है, आइदर और वाले जितने भी क्वेश्चन आपके पास इस एक्सरसाइज में आएंगे, चाहे वो एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, तो वहां पर ए और बी का ही फॉर्मूला यूज होगा। जो 2 या 3 केसेस की आपके क्वेश्चन में बात की जाएगी उनको अलग अलग आप उनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और फिर ए और बी का फार्मूला यूज करेंगे। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड में से कार्ड निकाला गया है, तो डायमंड का किंग हो या हार्ट की क्वीन, इन दो की हमारे पास प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो डायमंड का किंग एक ही होगा 1/52 और क्वीन ऑफ हार्ट वो भी 1 ही होगी, तो अगेन 1/52। ए और बी का हमने फॉर्मूला यूज किया, दोनों का सम हमने किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 1/26। चलिए एक और क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अब बैग टेन, ये नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ गया। आप जानते ही हैं कि प्रोबेबिलिटी में कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बैग में कुछ बॉल्स होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कॉइन से रिलेटेड आते हैं और डाइस। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट केस होते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो चलिए दूसरा देखते हैं। अ बैग कंटेन्स 6 व्हाइट 5 ब्लैक एंड 4 येलो बॉल्स। आपके पास 6 व्हाइट हैं, 5 ब्लैक हैं एंड 4 येलो बॉल्स हैं एक बैग के अंदर। फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग आइदर अ व्हाइट और अ ब्लैक, यानी 2 केस हैं, एक व्हाइट है और एक ब्लैक है। सो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी देखेंगे, व्हाइट कितनी थी 6 थी, सो 6 अपॉन टोटल 6 + 5 + 4 यानी 15। उसके बाद ब्लैक की बोली गई थी, ब्लैक कितनी थी 5, सो 5 अपॉन टोटल कितना है 15। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई। अगेन मैंने कहा था और के लिए फार्मूला क्या यूज होगा, दोनों का सम। 15 हमारा एलसीएम आया, 6 + 5 11, सो 11/15 इज द फाइनल आंसर। So question number 7, what is the chance of throwing a total of 5 or 6 in a single throw of 2 dice? थर्ड टाइप डाइस की बात चल गई है, एक डाई थ्रो की गई है। What is the chance of throwing a total of 5 or 6 in a single throw of 2 dice? 2 डाइस का हम थ्रो करेंगे, सिंगल थ्रो है हमारे पास, 5 आए या 6 आए। तो पहले 5 के लिए निकाल लेते हैं। सम 5 किस केस में आ सकता है, 1 and 4, 1 + 4 5 होते हैं, 2 and 3 2 + 3 5 होता है, 3 and 2 रिवर्स ऑर्डर में, 4 and 1। तो टोटल केस कितने हुए, ये 4 केस है हमारे पास। और एक डाई को अगर हम 2 टाइम्स थ्रो करेंगे या 2 डाइस थ्रो करेंगे तो हमारे पास टोटल जो केस आते हैं 36। सो ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आई, 4/36। चलिए बी इवेंट देख लेते हैं। बी कहा गया था टोटल कितना आए, 6 आए। तो 6 किस किस केस में आ सकता है, 1 + 5 6 होते हैं, 2 और 4 इनका सम भी 6 आता है, 5 और 1 इनका सम भी हमारे पास 6 रहता है, 4 2 6 और 3 and 3 इट्स आल्सो 6। सो ये कितने केस हुए, 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितनी आएगी, 5/36। अगेन हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। क्या करेंगे, दोनों का सम, 4/36 + 5/36। एलसीएम 36 आया हमारे पास, 4 + 5 इट्स 9, सो आंसर इज 9/36 और कैंसिल होके आ गया 1/4। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए स्टूडेंट 8th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 फेसेस इज, फर्स्ट क्वेश्चन, आइदर 9 और 11। 2 पार्ट हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि जो सम आएगा वो या तो 9 आए या 11 आए आपके पास। तो ए हम केस मान लेते हैं 9 सम आए, तो 3 और 6 9 आते हैं, 6 और 3 9 आते हैं, 4 5 एंड 5 और 4 इन सबका सम हमारे पास क्या रहता है, 9। तो ये ए में हमारे पास 4 केस हैं, टोटल जो हमारे पास केस होते हैं वो होते हैं 36। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगी 4/36। बी इवेंट हम मान लेते हैं कि जिनमें सम 11 आए, तो 5 और 6 का सम 11 होता है, 6 और 5 का सम हमारे पास 11 होता है। तो ये 2 केस हमारे पास बने बी इवेंट में। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास आई 2/36। अगेन हमारा जो फॉर्मूला है ए और बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो 4/36 प्लस 2/36, 36 हमारे पास एलसीएम आया, 4 + 2 6, सो 6/36 = 1/6।
8 का ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया था नाइदर 9 और 11 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास निकालिए। सो नाइदर 9 और नॉर 11 हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, जो आने की प्रोबेबिलिटी इनके आई है उसे 1 में से माइनस हम कर देंगे, वो ना आने की यानी नॉट वाला केस हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 1 माइनस 1/6 इक्वल टू 5/6। सो स्टूडेंट चलिए 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन अ रेस द odds इन फेवर ऑफ 4 हावर्स, ये एक अलग टाइप हमारे पास स्टार्ट हो चुका है, odds इन अगेंस्ट, odds इन फेवर। दो मैंने बेसिक्स जब समझाए थे इस एक्सरसाइज के तो हमने डिस्कस की थी, लास्ट वीडियो आप चेक कर लेना एक बार। इन अ रेस द odds इन फेवर ऑफ 4 हावर्स A B C D are 1:3, 1:4, 1:5 and 1:11। odds इन फेवर गिवन है, तो odds इन फेवर अगर आपके पास गिवन होता है तो मैंने आपको समझाया हुआ है फर्स्ट के अपॉन में दोनों का सम हमारे पास प्रोबेबिलिटी आती है, और odds अगेंस्ट अगर दिए हों तो लास्ट के अपॉन में, यानी odds इन फेवर कहा गया है तो एक ही प्रोबेबिलिटी हमने लिखी 1/4। अगर वो odds अगेंस्ट बोलता तो हम लिखते 4/5। अभी मैं लिखी 1/5। सेकेंड हमारे पास नहीं, ये सही है हमारे पास, वो जो रेशो था वो हमारे पास गिवन है 1:3। सो 1:3 अगर हमारे पास गिवन है तो A की प्रोबेबिलिटी अगर odds इन फेवर बोला गया है तो 1/सम, सो 1/4 हमारे पास बना, और अगर odds अगेंस्ट कहता तो बनता 3/4। क्लियर है? सिमिलरली अगले इवेंट को देखते हैं। 1:4 था तो प्रोबेबिलिटी बढ़ी 1/5, फेवर में थे हम। 1:5 था इसलिए प्रोबेबिलिटी बढ़ी 1/6, और लास्ट था 1:11 इसलिए प्रोबेबिलिटी बढ़ी हमारे पास 1/12। चारों हमारे पास जो हॉर्सेस थे उनकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। अज्यूम दैट अ डेड हीट दैट इज नॉट मोर देन 1 विन्स एट अ टाइम, एक बार में एक ही जीत सकता है, इज इम्पॉसिबल, डेड हीट इम्पॉसिबल है। फाइंड द चांस दैट वन ऑफ देम विल विन द रेस। उन चारों हॉर्स में, चारों घोड़ों में एक के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। वन ऑफ देम विल विन द रेस की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। हमारे पास चारों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो कोई भी जीत सकता है। तो अगेन और वाला केस है, और वाले केस में क्या करेंगे, सबकी प्रोबेबिलिटी का हम सम कर देंगे। तो सबका हमने सम किया, ऐसे हमारे पास 60 आया और हमारे पास आंसर आ गया 7/10। इसी क्वेश्चन में आगे एक और क्वेश्चन पूछा गया है। इफ देयर आर 5 हॉर्स, अगर ये हॉर्स 5 होते, 5 होते, हमारे पास 4 की बात हो रही है, ये कह रहा है कि अगर एक और होता तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर द 5th हॉर्स। तो 5th की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जो आपके पास 4 की जीतने की प्रोबेबिलिटी आई है उसे 1 में से माइनस कर दीजिए, वो 5th हॉर्स यानी 5वें घोड़े के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। इस प्रकार हमारा ये 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। चलिए स्टूडेंट 10th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 10th क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देयर आर 3 इवेंट A, B and C, one of which must happen and only one can happen at a time, यानी वही A और वाला ही केस है हमारे पास। If the odds are 8-3 against A, कहा गया 8-3 यानी 8:3, और बात की है अगेंस्ट की। 8-3 बोला गया, 8:3 बोला गया, और बात की गई है अगेंस्ट की। तो अभी हम पिछले लास्ट क्वेश्चन में भी हम बात कर रहे थे कि अगर फेवर कहा जाता तो प्रोबेबिलिटी आती 8/11, लेकिन अगेंस्ट बोला गया है तो प्रोबेबिलिटी आएगी 3/11। सिमिलरली बी केस के लिए इसमें कहा गया 5-2, और 5-2 मीन्स 2/7, क्योंकि इसमें भी अगेंस्ट बोला गया। सी की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। फॉर्मूला हम जानते हैं, तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल जाएगा, तो सी की प्रोबेबिलिटी आएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इन दोनों को हम 1 में से माइनस करेंगे, एलसीएम हमारे पास है 77। हमारे पास सी की प्रोबेबिलिटी आ गई 34/77। स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें पूछा गया था फाइंड द odds अगेंस्ट सी, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी गई थी, odds अगेंस्ट सी पूछा गया था। तो odds अगेंस्ट अगर हमें निकालने होते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है n-m/m। एलिमेंट की बुक में 16.3 एक्सरसाइज से पहले आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में लिखा है 77, वो n की वैल्यू है, और जो न्यूमरेटर में है वो हमारे पास m की वैल्यू है। तो फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया, हमारे पास
बना 43/34, दैट इज 43:34 आर वोट्स अगेंस्ट सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए स्टूडेंट 11th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट आपके पास आया है, आइए देखते हैं। There are 3 red and 2 black balls in a bag. 3 balls are taken out at random from the bag. Find the probability of getting 2 red and 1 black or 1 red and 2 black balls. ये केस नया कैसे है? यहाँ पर आपके पास बैग में जो बॉल्स रखी हैं, अभी जो हमने पहले क्वेश्चन किया था एक, उसमें क्या था, एक बॉल निकाली गई थी, लेकिन यहाँ पर इकट्ठे 3 बॉल्स निकाली गई हैं बैग में से। तो जब आपके पास एक से ज्यादा बॉल निकाली जाती है बैग में से, तो आप उस कंडीशन में कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन आपके लिए नया है, मैं बता देता हूं कि आपका एक पिछले 7 चैप्टर है हमारे पास फर्स्ट वॉल्यूम में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये वहां से हम यूज करेंगे। कॉम्बिनेशन अगर आपने अब तक नहीं किया है तो मैं थोड़ा बहुत यहीं से आपको समझा देता हूं, लेकिन अगर आप वो कर चुके होंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए इन शॉर्ट हम इसको देखेंगे, यदि आपने वो चैप्टर नहीं किया है। ज्यादा यूज नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट भी ये नहीं है। स्टेटमेंट एक बार देखते हैं। 3 बॉल्स हमें निकालनी है। 2 केस हैं हमारे पास, एक केस में रेड 2 है और ब्लैक 1 है, और दूसरे केस में रेड 1 है और ब्लैक 2 है हमारे पास। तो ए इवेंट हमने माना, ए इवेंट में हमारे पास रेड 2 है और ब्लैक 1, ए वाले में रेड 2 है और ब्लैक हमने 1 लेनी है। सो रेड हमारे पास टोटल बॉल कितनी है? 3। तो कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, 3 यानी टोटल कितनी रेड बॉल है, सी जो रोटेशन है कॉम्बिनेशन की, और नीचे 2 जितनी हमें निकालनी है। सिमिलरली ब्लैक 1 निकालनी थी, टोटल 2 थी, तो 2C1 और डिवाइड बाय टोटल बॉल कितनी है बैग के अंदर, वो है 5। सो 5C और टोटल फाइंड आउट जो हमने निकालनी है बैग से, वो कितनी है 3। सो 5C3। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का। इसको डायरेक्टली आप कैसे करेंगे, मैं आपको 5C3 से समझाता हूं। ये मैंने सॉल्व भी करके दिखाया है। 5C3 या 5C हम कोई और नंबर लेते हैं, सपोज 8C2। फॉर्मूले के हिसाब से आपको लिखो, मैं यहां से जाऊंगा। डायरेक्टली कैसे करेंगे, 8C2 है तो 8 इंटू 7 हमने ऊपर लिखा और नीचे 2 इंटू 1, यानी जितना यहाँ पे नंबर लिखा है 1 से उस नंबर तक हम चलते हैं, 1 इंटू 2, और जितने नंबर नीचे लिखे रहते हैं उतने ही नंबर हम 8 से बैक स्टेप में लिखते हैं। तो नीचे 2 थे इसलिए 8 और बैक स्टेप में यानी रिवर्स ऑर्डर में चल रहे, तो 8 इंटू 7। अब इसको विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला कैसे ओपन करते हैं, वो हमने यहाँ किया हुआ है। 3C2, सो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और 3 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास कितना है 1 फैक्टोरियल। सो ये हमारे पास बना 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं, उस नंबर से लेके 1 तक चलते हैं हम। सो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू बनती है 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से लेकर के 1 तक। जिस भी नंबर का फैक्टोरियल होता है उस नंबर से स्टार्ट करते हैं और 1 तक जाते हैं। सो 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 1 की वैल्यू 1 ही होगी। 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1 कैंसिल हो गए, हमारे पास वैल्यू आई 3। फिर हमने 2C1 को सॉल्व किया। 2C1 की हमारे पास वैल्यू 2 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, और वहां से हमारे पास आंसर आएगा 2। 5C3 को इसी प्रकार सॉल्व करेंगे आप लोग तो हमारे पास 10 आंसर आएगा, और इस प्रकार एक ही प्रोबेबिलिटी हमारे पास बनेगी 6/10। सिमिलरली सेम प्रोसेस आप बी के लिए यूज करेंगे और बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास बनेगी 3/10। दोनों की हमसे पूछी गई थी, तो ए और बी फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का सम करेंगे 6/10 प्लस 3/10। ऐसे हमारे पास 10 आया, 6 प्लस 3 कितना होता है 9। सो आंसर आ गया हमारे पास 9/10। क्वेश्चन नंबर 12 हम आपके लिए छोड़ देते हैं। आप एक बार इस क्वेश्चन को करके देखेंगे, और अगर आपसे नहीं निकलता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13। 2 cards are drawn from a pack of cards. What is the chance that at least one of the cards
ड्रॉन इज एन एस। आपके पास जो कार्ड है जो आपने निकालने हैं वो है 2, 2 केस बनाएंगे। अब एटलीस्ट का सवाल है, तो एटलीस्ट में क्या होता है? कम से कम एक, उसने कहा एटलीस्ट 1 कार्ड इज एन एस, तो एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक कार्ड आपके पास एस होना चाहिए। तो पहले केस में हम लेंगे 1 एस एंड 1 एनी अदर कार्ड। एक एस होगा, एस कितने होते हैं? 4, सो 4C1 और 4 एस के बाद अदर कार्ड कितने होते हैं? 48, सो इनटू 48C1 कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे हैं हम अपॉन टोटल 52 में से 2 कार्ड्स हमें निकालने थे, तो 52C2। बी यानी सेकंड केस हम लेंगे बोथ द कार्ड आर एस, सो बोथ द कार्ड आर एस मींस न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 4C2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास वही आएगा जो पहले था। टोटल 2 कार्ड्स हमने निकालने थे 52C2। दोनों को कॉम्बिनेशन के मेथड से हम सॉल्व करेंगे जैसे पिछले लास्ट 2-3 क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। सो ए की हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई 32/221 और बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आई 1/221। दोनों को हमने आपस में ऐड किया, हमारे पास फाइनल आंसर आया 33/221। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट आप खुद करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के हिंट मैं दे देता हूँ, कंप्लीट आप उन्हें खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास था अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 10 बॉयज एंड 8 गर्ल। एक क्लास के अंदर 10 बॉयज हैं और 8 यानी 8 गर्ल्स हैं हमारे पास। अ कमेटी ऑफ 3 स्टूडेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड। 3 स्टूडेंट की एक कमेटी हमने बनानी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? जब यहाँ पे आप खुद ही समझ लीजिए 3 की बात की गई है तो 1 से ज्यादा होगी, तो 1 से ज्यादा अगर है तो कॉम्बिनेशन यूज करेंगे हम। इकट्ठे 3 स्टूडेंट हमने सिलेक्ट करने हैं। So what is the probability that the committee has at most 1 girl? At most means ज्यादा से ज्यादा आप उस कमेटी में एक गर्ल ही रख सकते हैं। So फिर हमारे पास वैसे ही जैसे लास्ट क्वेश्चन में एटलीस्ट के केस में थे, यहाँ भी हमारे पास 2 केस बनेंगे। एट मोस्ट 1 गर्ल्स का मतलब होगा या तो आप एक भी गर्ल नहीं रखेंगे या आप ज्यादा से ज्यादा एक गर्ल उस ग्रुप में रखेंगे। So पहला हम केस लेते हैं कि हम एक भी गर्ल नहीं रखेंगे। A means no girls और B means 1 गर्ल। सो नो गर्ल्स मीन्स 3 के 3 बॉयज सेलेक्ट होंगे। बॉयज टोटल कितने थे? 10 थे हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बनेगी 10C3 डिवाइड बाय टोटल हमारे पास था 18, सो डिवाइड बाय 18C3। सिमिलरली बी में जाएंगे, 8 जो था हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स थी, सो 8 में से 1 हम चूज कर लेंगे और 10 हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज थे, 10 में से हम 2 चूज कर लेंगे डिवाइड बाय 18C3। दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के आप ऐड कर दोगे, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज का। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट। 4 सूट होते हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ कहा गया है कि जो 4 के 4 कार्ड आप निकालने वाले हैं वो एक ही सूट में से हों, तो हर सूट में इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो एक सूट में से 4 कार्ड निकालने का फॉर्मूला बनता है 13C4/52C4। बट क्योंकि नंबर ऑफ सूट जो हमारे पास होते हैं वो 4 होते हैं, इसलिए हम 4 से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, तब हमारा फाइनल आंसर आएगा। सो स्टूडेंट, इस प्रकार आपकी 16.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें और यदि आपको डाउट आते हैं, क्वेश्चन कोई नहीं निकलता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो चाहे आपकी एलिमेंट बुक से हो, एनसीईआरटी बुक से हो या कहीं से भी आप